अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के वक्त ना मैंने जल्दी उठ के मॉर्निंग का सारा काम निपटा लिया था। ब्रेकफास्ट वगैरह भी बना लिया था, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया, लंच बॉक्स वगैरह तैयार करके उस वक्त मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। व्लॉग बनाना मैंने दोपहर के वक्त से स्टार्ट किया। बल्कि मैं ऐसा करती होती हूँ कि दोपहर के खाने की जो आधी तैयारी है वो मैं सुबह के वक्त ही कर लेती हूँ। जब ब्रेकफास्ट का नाश्ते का काम फिनिश हो जाता है उसके बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी करके रख लेती हूँ। अब ये बात नहीं है कि हमने दोपहर का सारा जो खाना है वो सुबह के वक्त ही बना लेना है। आप बस चीज़ें रेडी करके रख लें, जैसे मैं प्याज कट करके या लहसुन वगैरह छील के रख लेती हूँ। अगर कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं सब्ज़ी जो है वो नाश्ते का काम कंप्लीट करने के बाद ही कट करके रख लेती हूँ, और जूँ ही गैस आती है दोपहर के वक्त मैं फ़ौरन ही बनाना शुरू कर देती हूँ। इस तरीके से अगर लंच की आधी तैयारी सुबह के वक्त ही करके रख ली जाए तो लंच बनाना बहुत आसान हो जाता है और वक्त की बहुत बचत हो जाती है। बहुत जल्दी लंच बन के रेडी हो जाता है। ये भी जो है किचन के काम में वक्त की बचत के लिए बहुत ही अच्छी टिप है कि आप लंच की जो आधी तैयारी है वो सुबह के वक्त करके रख लें। यानी प्याज और जो भी सब्जियां वगैरह होती हैं, जो चीज़ भी आपने लंच में बनानी है उसे कोशिश करें कि सुबह के वक्त रेडी कर लें, और फिर दोपहर में आप बहुत इजीली जो है लंच तैयार कर लेती हैं। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। आज मैंने लंच में आलू गोश्त बनाया है। मटन का गोश्त है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है जैसे मैं पहले भी हर दफ़ा बनाती हूँ। कुकर में गोश्त ऐड करके उसमें रफली कटा हुआ 2 अदद प्याज ऐड किया है, 1 फूल लहसुन का छील के शामिल किया है और 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर भी कट करके ऐड कर दिए हैं, और नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर यानी बेसिक खुश्क मसाले जो होते हैं वो ऐड किए हैं, और 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। पानी आपने कम ही ऐड करना है क्योंकि गोश्त, टमाटर, लहसुन, प्याज वगैरह ये तमाम चीज़ें अपने जूसेस भी छोड़ देती हैं। फिर कुकर में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है जिसे ड्राई करने में बहुत वक्त लग जाता है। जी, तो फ्लेम ऑन कर दिया है। जब सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हमने टाइम नोट कर लेना है। 15 मिनट मैंने दिए थे गोश्त को गलने के लिए। गोश्त की भी कई किस्में होती हैं, यानी कई दफ़ा हम वही गोश्त लेके आते हैं उसी शॉप से तो वो बहुत जल्दी गल जाता है, और कई दफ़ा काफ़ी वक्त लग जाता है। 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन कुकर का उठा के चेक कर लिया था। गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया। अच्छा, मैंने साबुत मिक्स गरम मसाला जो है वो हल्का सा रोस्ट करके रखा हुआ है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने हल्का सा उसे रोस्ट किया है। अब गोश्त मैंने गलने के लिए रख दिया है और उस मसाले को मैं पीस लूँगी। मैं जब खाना बना रही होती हूँ इस तरह हांडी चूल्हे पे चढ़ा के, या गोश्त वगैरह अगर बनाना हो तो वो जब गलने के लिए मैं रख देती हूँ, उस वक्त में मैं अपना बाकी काम कर लेती हूँ, वक्त ज़ाया नहीं करती। अगर बर्तन धोने वाले पड़े होते हैं तो फिर वो मैं वॉश कर लेती हूँ। सालन जो है पकता रहता है, गोश्त गलता रहता है, और उतनी देर में हमारा बाकी भी किचन का काम कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, साबुत मसाला कोई भी हो, अगर उसे हल्का सा लो फ्लेम पे रोस्ट करके पीसा जाए, उसका पाउडर बनाया जाए तो उसकी खुशबू बहुत बढ़ जाती है। रोस्ट करने से मसालों के नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं वो निकल आते हैं और इनकी खुशबू डबल ट्रिपल हो जाती है, बहुत जायकेदार हो जाते हैं। लेकिन हाई फ्लेम पे भी इन्हें रोस्ट नहीं करना होता, फिर ये जल जाते हैं और इनका जायका ख़राब भी हो सकता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे बस चंद सेकंड्स के लिए इन्हें रोस्ट करती हूँ मैं, और फिर इस तरीके से इनका पाउडर बना लेती हूँ। अच्छा, दोपहर के वक्त मुझे ये जल्दी होती है कि जब हस्बैंड ने काम से आना है या बच्चों ने स्कूल से आना है, उनके आने से पहले मेरा सारा लंच तैयार हो चुका हो। जब दोपहर को बच्चे स्कूल से आते हैं तो हस्बैंड भी उसी वक्त घर आते हैं दोपहर का खाना खाने के लिए। खाना खा के फिर वापस वो अपने काम पे चले जाते हैं, और जब बच्चे स्कूल वगैरह से आ जाते हैं वो बस फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, और फ़ौरन से मैं खाना लगा देती हूँ और सब खाना खा लेते हैं। अगर मैं दोपहर के खाने की आधी तैयारी सुबह के वक्त ना करके रखूँ फिर खाना बनना लेट हो जाता है, और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि सबको भूख लगी हुई हो और मैं जो है खाना देर से बनाऊँ। अच्छा, ये जो मेरा कुकिंग रेंज है इसमें गैस का प्रेशर बहुत कम होता है। कई दफ़ा गैस आ तो रही होती है लेकिन इसमें बहुत कम गैस आ रही होती है। मुझे लगता है कि गैस बंद हो चुकी है या बंद होने वाली है, और फिर जब मैं दूसरा चूल्हा जो सिंपल चूल्हा है उसे ऑन करती हूँ तो उस पर गैस का प्रेशर फुल होता है। गोश्त को मैंने गला तो कुकिंग रेंज पे ही लिया था, लेकिन अब मैं उसकी भुनाई जो है वो दूसरे चूल्हे पे कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह ये भुन जाए। और कुकर से गोश्त मैंने पतीले में ऐड कर लिया था क्योंकि कुकर में मेरे से अच्छी तरह भुनाई नहीं की जाती।
मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि जो कुकिंग रेंज है वो एक दफ़ा जहाँ से लिया है, जो प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं उन्हें चेक करवा लेते हैं ताकि उसमें जो गैस का प्रेशर कम हो जाता है वो ठीक हो जाए। अच्छा, गोश्त को कुकर से मैंने पतीले में ऐड करके इसमें 1 टेबलस्पून अदरक शामिल किया था और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली। तकरीबन 1/4 कप ऑयल ऐड किया था इसमें। हमारे यहाँ जो है वो ज़रा तरी वाला सालन ही पसंद किया जाता है, जिस पे अच्छी रेड से कलर की तरी आई हुई हो। आप चाहें तो इसमें कम ऑयल या घी भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मटन या बीफ का अपना भी काफ़ी जो है वो चिकनाई सी होती है। और गोश्त को भून के इसमें आलू शामिल करके आलूओं की भी गोश्त के साथ अच्छी तरह भुनाई कर ली थी और फिर जितना शोरबा या ग्रेवी बनाना था उतना पानी इसमें ऐड करके इसमें खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मिक्स गरम मसाला पाउडर, कटी हुई 3-4 सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करके गोश्त को ढक के रख दिया था ताकि आलू भी सॉफ्ट हो जाए और मसालों का असर भी जो है वो गोश्त में रच बस जाए। इधर जो है मैंने एक अंडे की सफ़ेदी ली थी, उसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल किया और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ही सरसों का तेल ऐड कर लिया है। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा का बहुत बड़ा प्लांट जो है वो मेरे टेरेस पे लगा हुआ है एक प्लांटर में, लेकिन मैंने आज एलोवेरा इसमें ऐड नहीं की। पहले जो है कई दफ़ा मैं एलोवेरा इसमें शामिल कर लेती हूँ, बल्कि अक्सर ही जब मैं बनाती हूँ तो मैं इसमें एलोवेरा ज़रूर ऐड करती हूँ। ये मैंने बालों पे लगाने के लिए बनाया है, मैं अपने बालों में भी लगाऊंगी और अपनी बेटियों के बालों में भी लगाऊंगी। इसे 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत स्मूथ शाइनी हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ में भी इजाफा होता है, बाल हेल्दी भी हो जाते हैं। मेरे ख्याल में तो हमें अपने बालों और स्किन के लिए महंगे केमिकल्स वाली क्रीमें या चीज़ें जो बाज़ार से मिलती हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए और घर पे ऐसी हेल्दी रेमेडीज़ बना के इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में बाज़ारी जो केमिकल्स वाली क्रीमें या जो केमिकल वाले ऑयल्स वगैरह होते हैं उनका हमारे बालों या स्किन को नुकसान ही होता है, उनका फ़ायदा तो कोई नहीं होता। अगर वक्ती तौर पे हमें उनका कोई फ़ायदा दिखता भी है तो आने वाले वक्त में हमें उसके नतायज भुगतने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे कुछ बच्चियां होती हैं, यंग बच्चियां होती हैं या कम एज होती है, उन्हें इतनी समझ नहीं होती क्रीमों वगैरह की, जो एड्स देखती हैं तो देख के फिर वो क्रीम यूज़ करना शुरू कर देती है, जिससे उनकी स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, छाइयाँ पड़ जाती हैं या दाने बन जाते हैं। फिर आने वाले वक्त में उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि स्किन फिर मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुकी होती है। फिर मैंने कई ऐसी लड़कियां देखी हैं, बल्कि हमारी फैमिली में भी हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रही होती हैं, इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया कर रही होती हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने बालों के लिए भी नेचुरल ऑयल इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट सरसों का तेल या मेरे ख्याल में या नारियल का तेल ले लें, वो भी वो लें जो खालिस होता है। जितना आप अपनी स्किन या हेयर्स वगैरह को क्रीमों और ऐसे केमिकल्स वाले ऑयल्स वगैरह से बचाएंगे, उतनी ही आपकी मासूमियत बरकरार रहती है। जी, तो शाम के वक्त हम बाहर आए थे किसी काम से और इधर अंधेरा हो चुका है, तकरीबन रात ही हो चुकी है। मैंने घर की क्लीनिंग के लिए कुछ सामान लेना था यहाँ से, तो मैंने इस पूरी शॉप की वीडियो भी बना ली है कि क्या-क्या चीज़ें इधर मौजूद होती हैं। देखें, ये बॉल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बॉल्स आपको मेरे किचन में मेरी रेसिपीज़ वगैरह में भी नज़र आते होंगे, वो मैंने यहाँ से ही लिए हुए हैं। अच्छा, मैं घर की किचन की ज़रूरत का जो तकरीबन सारा सामान होता है वो यहाँ से ही लेती हूँ। यहाँ प्लास्टिक के सारे आइटम्स आपको मिल जाते हैं। ये लिया है मैंने डस्ट पैन और इसके साथ ये जो ब्रश है वो लिया है, बल्कि ये सिर्फ डस्ट पैन नहीं देते, इसके साथ ये ब्रश मौजूद ही होता है। ये दोनों चीज़ें ही ख़रीदनी पड़ती हैं। इसके अलावा एक मैंने इस तरह का बड़ा ब्रश भी लिया है, लकड़ी के हैंडल वाला। वो सहन की सफाई के लिए लिया है, क्योंकि सहन का जो फर्श है वो ज़रा खुरदरा सा है, सीमेंट का है। इस तरह के ब्रश से अच्छी तरह उसमें से डस्ट निकल जाती है। डस्ट पैन, ब्रशेज़, मॉप और एक वॉशरूम के लिए जो छोटे साइज़ का वाइपर होता है वो परचेज़ किया है, क्योंकि बड़ा वाइपर जो मैं टेरेस और बाकी घर के एरिया में लगाती हूँ वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, मैंने तो बस क्लीनिंग का सामान ही लिया है, लेकिन इधर बड़े ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सी चीज़ें थी। मैंने वीडियो बना लिया है, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपके साथ मुझे ऐसी चीज़ें जो मुझे खुद अच्छी लगती हैं वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना भी अच्छा लगता है। अच्छा, जब मैंने बाज़ार जाना होता है, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है उनकी एक मैं लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। अगर 2-3 चीज़ें भी हैं तो वो भी मैं एक कागज़ पे लिख लेती हूँ, फिर मैं उनके सामने उनकी प्राइस लिखती हूँ, क्योंकि घर की तमाम चीज़ों की प्राइसेस का औरतों को पता होता है। एग्जैक्ट प्राइस का ना भी पता हो तो हमें अंदाज़ा ज़रूर होता है कि कोई चीज़ तकरीबन कितने पैसों में आ जाएगी, और फिर मैं घर से उतने ही पैसे लेके जाती हूँ, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेके जाती, क्योंकि बाज़ार एक ऐसी जगह है वहाँ हम जितने पैसे मर्ज़ी घर से ले जाएं तो
जब हम चीज़ें देखते हैं हमारा दिल करता है हम ये चीज़ भी ले लें, ये भी ले लें। तो हम औरतों की नेचर होती है, हमसे चीज़ें देख के रहा नहीं जाता। लेकिन बचत करने की सबसे अच्छी टिप ये है कि आपने ज़रूरत की जो चीज़ लेनी है, जितने की वो चीज़ है, आपने घर से उतने ही पैसे लेके जाने हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने कोई एक चीज़ परचेज़ करनी होती है, मुझे पता होता है वो चीज़ 400 में या 500 में या 300 में कितने में आएगी, तो मैं उतने ही पैसे लेके जाती हूँ बाज़ार, फिर मैं 500 ही लेके जाती हूँ। इस तरह हमें पता होता है कि हमारे पर्स में इतने ही पैसे मौजूद हैं, इतने पैसों में ही हमने गुज़ारा करना है, चीज़ लेनी है। एक्स्ट्रा पैसे कभी भी घर से ना लेके जाएं, इस तरह फिर आप बचत नहीं कर सकती। और मैं कभी भी ये नहीं करती थी कि एक ही शॉप पे जाऊं और वहाँ से ही मैं तमाम चीज़ें जो है परचेज़ कर लूँ। इस शॉप पे अब मैं आती ज़रूर हूँ, हर दफ़ा मैं यहाँ पे ही आती हूँ क्योंकि बाज़ार में मैंने बहुत सारी शॉप्स पे रेट्स वगैरह का पता करके देखा है, इनके रेट्स जो हैं वो सबसे मुनासिब होते हैं। लेकिन जब मुझे कोई चीज़ यहाँ भी महंगी लगती है तो वो मैं यहाँ से परचेज़ नहीं करती, फिर उसका मैं बाकी शॉप से पता करती हूँ। कई दफ़ा कोई चीज़ ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ महंगी मिल रही हो और किसी दूसरी शॉप से हमें 150 रुपये कम मिल जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि 150 से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। एक एक रुपए से भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक एक रुपए की भी अगर हम बचत करते हैं ना, तो साथ साथ तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन कुछ अर्से बाद हमें पता चलता है कि जो हमने बचत की थी उसका हमें कितना फ़ायदा हुआ है। इसलिए मैं अपनी पिछली भी काफ़ी वीडियोस में कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी ज़रूरियात को तरजीह दें, अपनी ख्वाहिशात को साइड पे रखें और अपनी ज़रूरियात को तरजीह दें। कई दफ़ा हमारी कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी ज़रूरियात ही समझ रहे होते हैं, लेकिन आपने एक लिस्ट बनानी है, एक पेपर पे लिखना है, उस पर आपने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें लिख लेनी है, चाहे आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रॉसरी में भी कई दफ़ा हम एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हैं जिनकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती और उनके बगैर भी गुज़ारा मुमकिन होता है। फिर आपने उस लिस्ट को चेक करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है अगर वो आप ना परचेज़ करें तो आपका गुज़ारा मुमकिन है, तो उस चीज़ को आपने कट कर देना है उस लिस्ट में से। अच्छा, इस तरह बचत करने से फिर होता ये है कि हमें पूरा महीना तंगी नहीं आती, महीने के आखिर में हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि कई दफ़ा जो है हमें पता नहीं होता, रूटीन से हट के अचानक ही कोई ना कोई नया ख़र्च निकल आता है, या तो कभी कोई मेहमान आ जाते हैं या फिर कभी बच्चा बीमार हो जाता है या किसी की तबीयत ठीक नहीं होती तो डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। और ऐसे जो एक्स्ट्रा ख़र्चे हैं वो अचानक ही निकल आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और इन कामों के लिए हमें थोड़े से पैसे हमारे पास मौजूद होने चाहिए एक साइड पे, जो हमें अचानक ज़रूरत पड़े तो फिर हमें तंगी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, मैंने क्लीनिंग के सामान की जो 4-5 चीज़ें, ब्रशेज़, डस्टपैन और वाइपर, मॉप वगैरह लिया है, वो सारी 1400 में आ गई थी और घर से लेके भी मैं 1500 ही गई थी। और इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मॉप भी मेरे पास मौजूद नहीं था और डस्टपैन वगैरह भी टूट चुका था, सफाई करने में बहुत मुश्किल होती थी जी। तो ये है, अगले दिन सुबह का वक्त, हेल्पर आ चुकी है काम पे। हेल्पर भी बहुत दिनों बाद 1 महीने की छुट्टियाँ करके काम पे आई है। अच्छा, ये हेल्पर छुट्टियाँ बहुत करती है, एक दिन आ जाती है, 2-3 दिन मुझे खुद काम करना पड़ता है जी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।